हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से अटेंड कर रहे हैं तो साथियों विश्वास मानिएगा, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। साथियों आज के इस स्पेशल क्लास में पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, यानी जो प्रश्न पिछले वर्षों में जीके जीएस सेगमेंट में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। और साथियों जो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। साथियों पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र होता है यहाँ से सीधा सवाल जो है नए पेपर में पूछा जाता है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप लोग पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर जरूर हल करके अच्छे तरीके से जाएं, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। ये सारे प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछे जा चुके हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा 2026 में। आइए शुरू करते हैं। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न देखें, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों ये प्रश्न जो है आपका यूपी बीएड में पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, कुछ साथी पूछते हैं कि सर हम यूपी बीएड से हैं, क्या इस क्लास को कर सकते हैं? बिहार बीएड से हैं, क्या हम इस क्लास को कर सकते हैं? जी हाँ, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं या अन्य राज्य से हैं, ठीक है, आप इस क्लास को जरूर अटेंड करें। इंपॉर्टेंट सेशन होता है सभी के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न साथियों आपका यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है? ध्यान रखें 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। प्रत्येक वर्ष साथियों 22 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कुछ दिवस मैं आपको बता रहा हूं जो पेपर में पूछा जा सकता है, उसको आप ध्यान रखें। देखिएगा साथियों 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथियों 5 जून यहाँ पर जो आपका दिया है, 5 जून को जो है आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। जो लोग गए हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा साथियों, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से निम्नलिखित में से जो है किसे सम्मानित किया गया है? साथियों ये प्रश्न यूपी बीएड 2024 में पूछा गया था और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। देखिएगा 2024 का साथियों यहाँ पर, यानी ये जो 2024 का पेपर था उसमें ये सवाल पूछा गया था और करंट अफेयर था 2023 का, ठीक है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सवाल पेपर में बनने की प्रबल संभावना रहती है, यहां से सवाल बनता है। तो साथियों जो 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्या सवाल पूछेगा? अब आपसे सवाल पूछेगा कि मार्च 2025 में, कब? मार्च 2025 में जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नाम याद रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, विनोद कुमार शुक्ल को। किसे? विनोद कुमार शुक्ल को 2025 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा भाई, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कृति नूतन ब्रह्मचारी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं। ये भी सवाल दोस्तों आपका यूपी बीएड में पूछा जा चुका है, बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा चलिए फटाफट यहां पर आंसर छापे, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं, नूतन ब्रह्मचारी के रचयिता निम्नलिखित में से जो है कौन है? तो जो भी साथी जा रहे हैं बालकृष्ण भट्ट पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ये जो है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और पत्रकार थे, ध्यान रखिएगा। तो इनके द्वारा जो है
नूतन ब्रह्मचारी की रचना करी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ये सवाल जो है पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, सुप्रसिद्ध कालजयी नाटक रोमियो एंड जूलियट की रचना निम्नलिखित में से किस महान साहित्यकार ने की थी? आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। ये भी सवाल साथियों यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, यहां पर एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर आप आंसर बता सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट की रचना साथियों किसके द्वारा करी गई है, बताएं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, देखिएगा आप लोग कितने सवालों को सही करते हैं। सवाल नंबर 5 है, भारतीय सौर मिशन आदित्य यल 1 के नाम से नाम में जो है प्रयुक्त अक्षर यल का वैज्ञानिक अर्थ जो है निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। साथियों ये सवाल आपका करंट अफेयर सेक्शन में पूछा गया था, ठीक है। ये सवाल आपका करंट अफेयर सेक्शन में पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिए दोस्तों। आदित्य यल 1, क्या भाई? आदित्य यल 1 जो है भारत का पहला सौर मिशन है, जिसे जो है 2 सितंबर 2023 को साथियों लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर वाले सेक्शन में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो यहीं पर आपसे सवाल पूछा है कि आदित्य यल 1 में जो है यल 1 का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यल 1 का वैज्ञानिक अर्थ साथियों क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, लैंग्रेजियन होता है। क्या? लैंग्रेजियन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अब ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सवाल मैं इसलिए लिया हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि करंट अफेयर कहां से पूछा जाता है। अगर आप लोग हमारी करंट अफेयर वाली क्लास डेली अटेंड कर रहे होंगे, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, उसमें सारी करंट अफेयर की वीडियोस अपलोड कर दी जा रही है धीरे धीरे। तो उसको आप लोग अगर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका सी ऑप्शन दिया है लैंग्रेजियन, यानी आदित्य यल 1 में साथियों यल का अर्थ क्या है? लैंग्रेजियन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने का मुख्य ऐतिहासिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? कई बार हमने इसको क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने का मुख्य ऐतिहासिक कारण निम्नलिखित में से जो है क्या था? वो था साथियों चौरी चौरा की हिंसक घटना। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों असहयोग ध्यान से सुनिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920 को जो है साथियों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये आंदोलन 1922 में, कब? ये आंदोलन जो है 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है वापस ले लिया गया था चौरी चौरा की घटना के कारण, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा की हिंसक घटना। कभी कभी दोस्तों सवाल पूछ लेता है कि चौरी चौरा की हिंसक घटना कब हुई थी, तो इसको आप डेट सहित याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी पॉइंट आप याद रखें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब करी गई थी? 1920 को शुरुआत करी गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहां पर 7 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं। चलिए फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दाऊद लोदी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं इब्राहिम लोदी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों एक सवाल और पेपर में पूछता है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है। लोदी वंश की स्थापना जो है साथियों किसके द्वारा करी गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा बहलोल लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश की स्थापना करी गई थी, ठीक है। अगला सवाल ये देखिएगा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार
काटती है यानी विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं। नर्मदा है, तापी है, माही है, गोदावरी है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। चलिए, और साथियों ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है? तो आप कहेंगे जी नहीं, उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। साथियों माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यहां पर आपसे सवाल क्या पूछा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है साथियों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी कहां से निकलती है साथियों? ये आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा करता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं भाई। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, सिक्किम जो है ध्यान रखिएगा, सिक्किम एकमात्र भारतीय राज्य है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। क्या भाई? सिक्किम एकमात्र भारतीय राज्य ऐसा है जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, याद रखिएगा। और साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी सीमाएं जो है नेपाल, भूटान और चीन से भी मिलती हैं। किससे? नेपाल, भूटान, चीन से भी मिलती हैं। और साथियों ये भी याद रखिएगा सिक्किम जो है 1975 में, कब? सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10वां है। वैश्विक स्तर पर प्रथम G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? बताएं। ये भी सवाल पेपर में आया है, यूपी बीएड में ये सवाल पूछा जा चुका है। फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए भाई, आपका सटीक आंसर क्या बताएं? वैश्विक स्तर पर प्रथम G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2005 में, 8 में, 2010 में और आपका दिया है 2012 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। चलिए भाई, तो जो भी साथी जा रहे हैं 2008 ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, और साथियों पहला शिखर सम्मेलन जो है कहां पर हुआ? वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में। कहां पर? वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में जो है पहला शिखर सम्मेलन हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर दिया गया है, जीव विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार पेंगुइन को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? क्या ये स्तनधारी है या सरीसृप है या पक्षी है या उभयचर है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, आप सभी दोस्त यहां पर बताएं। जीव विज्ञान के वर्गीकरण के अनुसार पेंगुइन को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, उभयचर। सवाल नंबर 11 का सभी साथियों का यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर पक्षी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों पेंगुइन जो है ध्यान रखिएगा, पेंगुइन जो है उड़ने में जो है असमर्थ पक्षी है, यानी ये उड़ नहीं सकता है, ध्यान रखें। तो यहां पर आपका देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों पेंगुइन जो पक्षी है मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है? ध्यान रखें, यह साथियों मुख्य रूप से जो है दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका में पाया जाता है। कहां पर? अंटार्कटिका में जो है पाया जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य का ललितपुर जिला मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, कोयला, यूरेनियम, सोना। क्वेश्चन नंबर 12 का यहां पर आंसर कर सकते हैं फटाफट। सेशन को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ एक एक क्वेश्चन को कंसाइज किया गया है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आप सेशन के साथियों लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। बताएं, उत्तर प्रदेश राज्य का ललितपुर जिला मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? वो है साथियों आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। उत्तर प्रदेश में साथियों यूरेनियम का सीमित भंडार केवल ललितपुर में पाया जाता है
ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वर्ष 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है की जाएगी? ये भी सवाल देखिएगा 2024, ये साथियों करंट अफेयर वाले सेक्शन में पूछा गया था, यानी G20 से भी सवाल पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे साथियों 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा की जाएगी, यानी उस समय का ये करंट अफेयर है दोस्तों। तो उस समय जो की गई थी ब्राजील के द्वारा की गई थी। अब आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, आपसे सवाल पूछ सकता है 2026 में जो है कौन सा देश मेजबानी करेगा, 2026 में जो है कौन सा देश मेजबानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन का। तो याद रखिएगा यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, याद रखें, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा देश क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का सदस्य राष्ट्र नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएं आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित देशों के समूह में से जो है कौन सा देश क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का सदस्य राष्ट्र नहीं है? वह है दोस्तों आपका ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, जो सदस्य देश है साथियों क्वाड के, याद रखिएगा 4 देश हैं आपके, भारत है, अमेरिका है, जापान है और आपका ऑस्ट्रेलिया है, याद रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर स्क्रीन पर दिया, ध्यान से देखें। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर जापान की राजधानी टोक्यो के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर दिया गया है। अब ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, इसे पश्चिमी राजधानी कहा जाता है, इसे उत्तरी राजधानी कहा जाता है, इसे पूर्वी राजधानी कहा जाता है, इसे दक्षिणी राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर यहां पर कर सकते हैं। चलिए यहां पर साथियों यानी आपको बताना है टोक्यो का अर्थ क्या है। आप जानते हैं दोस्तों जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। यहां पर आपसे सीधा सवाल पूछा है कि टोक्यो का जो है अर्थ क्या है। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं पूर्वी राजधानी ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ये भी सवाल आपका दोस्तों यूपी बीएड में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सारे सवाल दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। ये सवाल आपका यूपी में भी आया है, बिहार में भी पूछा गया है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीई एक्ट पूर्ण रूप से किस तिथि से प्रभावी या लागू हुआ? बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, जो लोग हमारी क्लास शुरू से कर रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट सवाल करवाए जाते हैं और उनकी तैयारी जो है लगभग अच्छे तरीके से हो रही होगी। क्वेश्चंस का जवाब वो लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट पूर्ण रूप से किस तिथि से प्रभावी या लागू हुआ? बताएं साथियों। आरटीई एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी अधिनियम जो है ये साथियों कब पारित किया गया? ये जो है 2009 में। कब? 2009 में पारित किया गया। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित कब किया गया, तब आप कहेंगे 2009। लागू कब हुआ यानी प्रभावी कब हुआ, आप कहेंगे 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, दोनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा। साथियों इसके तहत आप जानते होंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा भाई। भारतीय शैक्षिक इतिहास में जो है आधुनिक शिक्षा का जनक निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया जाता है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे फटाफट, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय शैक्षिक इतिहास में आधुनिक शिक्षा का जनक निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, लॉर्ड थॉमस बैगिंटन, मैकाले को या जवाहरलाल नेहरू को? क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे लॉर्ड मैकाले को। किसो भाई? लॉर्ड मैकाले को जो है आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। विकल्प आपका जो है यहाँ पर सी दिया है, ये साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, लाइक की संख्या दोस्तों बढ़ती रहनी चाहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ इसी तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऋग्वेद को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है?
स्मृति, श्रुति, वेदांग, उपनिषद, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं श्रुति पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, ऋग्वेद को जो है किस अन्य नाम से जानते हैं? श्रुति के नाम से जानते हैं। और साथियों, आप ये भी जानते होंगे ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या भाई? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सवाल यहां से भर भर के पूछा गया है, ऋग्वेद से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं आप लोग ध्यान रखें, ठीक है? तो ऋग्वेद को साथियों सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं, या सबसे बाद का वेद इसे कहा जाता है। और इसमें आप देखेंगे दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। क्या? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है? तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। श्रुति यानी ऋग्वेद को जो है किस अन्य नाम से जानते हैं? श्रुति के नाम से जानते हैं। श्रुति साथियों इसे क्यों कहा जाता है आप जानते होंगे। वेदों को दोस्तों श्रुति कहा जाता है क्योंकि इन्हें सुनकर लिखा गया है, यानी सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया गया है, ठीक है? अगला सवाल, बौद्ध दर्शन के अनुसार बुद्धत्व या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? बताइए। निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, समाधि। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं निर्वाण पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था को साथियों बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं भाई बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण आप जानते हैं, महापरिनिर्वाण किसे बोलते हैं? मृत्यु को घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है? अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम सीईए के नियमों को किस तिथि को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? 11 मार्च 2024। ये करंट अफेयर का सवाल था दोस्तों, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का यहां पर जवाब यहां पर दीजिएगा आप लोग। भौतिक विज्ञान के मापन सिद्धांतों के अनुसार बार, क्या दिया है? बार निम्नलिखित में से किसकी भौतिक इकाई है? बताइए। बार जो है साथियों किसकी भौतिक इकाई है? बल की है, वायुमंडलीय दाब की है, ऊर्जा की है, तापमान की? बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 21 का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बार जो है साथियों किसकी भौतिक इकाई है? ध्यान रखें, वायुमंडलीय दाब की, ठीक है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार है। तो बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। बताएं। समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को। बताइएगा इसमें से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से दोस्तों हटा दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं। चलिएगा, तो भाई ध्यान रखें, जो लोग जा रहे हैं यहां पर संपत्ति के अधिकार, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथी जानते होंगे पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करते थे दोस्तों, 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो साथियों जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है? तो साथियों संपत्ति का अधिकार जो था इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया और इसे एक वैधानिक अधिकार यानी एक कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा आप लोग इसे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार साथियों अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, इस पॉइंट को आप लोग नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारतीय गणतंत्र में जो है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी आधिकारिक सलाह पर की जाती है? बताइए। यानी राज्यपाल की नियुक्ति साथियों यहां पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है आप जानते हैं, लेकिन किसके सलाह पर की जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए। चलिए, राज्यपाल से संबंधित साथियों सवाल पूछा गया है, बार बार एग्जाम में सवाल यहां पर बनता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी पॉइंट आप याद रखें। और किसके सलाह पर की जाती है ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है? ऑप्शन बी राइट है। अगला सवाल देखें, भारत सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य साथियों इसमें से आपका कौन सा है? तो आप ध्यान रखें, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण और बढ़ावा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य साथियों, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण और बढ़ावा देना। अगला सवाल, वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बता दीजिएगा। वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन या गलन। चलिएगा, तो आप देखेंगे साथियों जो कपूर है, क्या कपूर आप जानते होंगे, कपूर जो है सीधे ठोस से जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो को किस उपनाम से जाना जाता है? पूछा गया सवाल है और यूपी बीएड में ये सवाल पूछा गया है। बताइए। चलिए 26 का आंसर दीजिएगा। आप समझ लिए साथियों कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो लास्ट में आप जरूर बताएं कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया है। चलिए, तो आप जानते हैं साथियों अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर कर दीजिएगा। आपके सामने 27 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी यूपीआई। साथियों यूपीआई का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, कहीं कहीं कई एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? ये जो है साथियों एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जो है विकसित किया गया। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? यह भी सवाल पेपर में आ चुका है। सवाल नंबर 28 है दोस्तों, ये पेपर में जो है करंट अफेयर वाले सेक्शन में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम जो है क्या रखा गया? तो आप सभी को पता होगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये साथियों करंट अफेयर था आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के वातावरण में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर 29 का राइट आंसर बताइएगा, और हमने जो है साथियों इस क्वेश्चन को कई बार करवाया है। चलिएगा, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों जो आपका दिया CO2 दिया है, वाटर वेपर दिया है और CH4 दिया है। उपरयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग डी विकल्प पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग का मूल गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? गुजराती से जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेव देसाई के द्वारा, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? ये आत्मकथा महात्मा गांधी की है, ठीक है? तो इसका जो है साथियों गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? महादेव देसाई के द्वारा। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है। लोक कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र से है? सभी को पता होगा, बताएं। चलिए सवाल नंबर 31 का उत्तर आप कर दीजिएगा यहां पर दोस्तों।
तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ब्रज क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। चरकुला नृत्य साथियों कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है? सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड वेब WWW की अवधारणा का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो साथियों इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ध्यान रखें। WWW का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा है इसका आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सर टिम बर्नर्स ली। कौन? सर टिम बर्नर्स ली के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते होंगे तो वहां पर शुरुआत में क्या लिखता होता है? www. ऐसे फिर लिखा होता है .com। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को किस तिथि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था साथियों। तो देखिएगा साथियों, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको जो है बताया भी था। ठीक है, तो करंट अफेयर की जो क्लासेस चल रही हैं उसको आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही वहां पर कवर करवाया जा रहा है। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है यूट्यूब पर। तो 14 जुलाई यहां पर जो आपका दिया है 14 जुलाई 2023, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली का उद्भव भारत के किस राज्य में हुआ माना जाता है? 34 का राइट आंसर क्या है? कथकली। ये हमने कई बार करवाया ये क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तो आप दे सकते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कथकली कहां से संबंधित है? ये आपका केरल से संबंधित है। अगला सवाल, वैश्विक स्तर पर लौह अयस्क के कुल उत्पादन के मामले में भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं चौथे स्थान पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया है, भारत के कृषि भूगोल के अनुसार कॉफी उत्पादन में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें, पेपर में पूछा गया है, यूपी बीएड में सवाल आया है। चलिए, कॉफी का उत्पादन साथियों सबसे ज्यादा कहां पर होता है, किस राज्य में होता है? और चाय का उत्पादन आप जानते हैं दोस्तों असम में होता है। ठीक है, और कॉफी का कर्नाटक में। विकल्प सी आपका राइट है। और केरल को जो है मसालों का शहर बोलते हैं। क्या भाई? मसालों का बगीचा कहा जाता है, या मसालों का शहर किसे बोलते हैं? केरल को। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? 37 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? यहां पर आप आंसर दे सकते। सही उत्तर भाई क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद विश्वविद्यालय साथियों। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1887 में हुई, और इसे जो है साथियों पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्या भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों हमने जो है यहाँ से ही ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत वोट मत देने का अधिकार, यानी मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है, बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं। राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं संवैधानिक अधिकार ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू की गई आधिकारिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का नाम क्या है? 39 का उत्तर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू की गई आधिकारिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीडीबीसी का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई रूपी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मूल आधार या प्रमुख ग्रंथ माना जाता है? ये साथियों क्वेश्चन हमने कई बार कराया है, आप आंसर दे सकते हो। वेद है, उपनिषद है, त्रिपिटक है, भगवत गीता है। तो आप देखेंगे साथियों जो धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्ध ग्रंथ है, वो साथियों आपका त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम अर्थात RTEI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? एक था साथियों आपका RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, और ये साथियों आपका राइट टू इंफॉर्मेशन यानी RTI एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो दोनों एक्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। कब? तो साथियों RTI एक्ट जो है कब पारित किया गया? 2005 में। और राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट कब पारित किया गया? 2009 में पारित किया गया, ठीक है। और RTI एक्ट 2005 में। ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, महिला प्रीमियर लीग, ये आपके सामने दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे संस्करण की विजेता टीम निम्नलिखित में से कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाश विज्ञान के अंतर्गत इंद्रधनुष के रंग का दिखाई देना प्रकाश के किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित होता है? बताएं। 43 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपके सामने सवाल नंबर 43 दिया है, इसका उत्तर आप फटाफट आप कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिएगा, बताएं भाई, फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, भूविज्ञान के प्रसिद्ध प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए भाई, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत साथियों, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? WJ मार्गन के द्वारा। किसके द्वारा? WJ मार्गन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, रासायनिक उर्वरक और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में प्रसिद्ध कंपनी UPL का पूर्ण रूप जो है क्या है? 45 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। UPL का पूर्ण रूप बताया पूछा गया है। चलिएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कीटनाशक और कृषि रसायनों का जो है निर्माण करती है। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिएगा, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? आप यहां पर आंसर दे सकते हो, बता सकते हो। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हो, राइट आंसर क्या है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर ऑस्ट्रेलिया पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास 1984 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए साथियों। पर 1984 क्या है? एक उपन्यास है, इसका राइटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर बताइए आप लोग। चलिएगा, ये सवाल पूछा गया है यहाँ पर, जो लोग जा रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारत का महान शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित था? क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। 48 का उत्तर बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड सवाल पूछा गया है। यूपी में भी आया है, बिहार में भी आया है। फटाफट आप लोग आंसर बताएं। और इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो भाई नालंदा विश्वविद्यालय जो है साथियों बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन थे भाई? कुमार गुप्त प्रथम। कौन भाई? कुमार गुप्त प्रथम थे, ठीक है। अगला सवाल,
खेल जगत में वर्ष 2021 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, तो भाई ये उस समय का साथियों करंट अफेयर था, ठीक है। अब इसको आप अपडेट कर लीजिए। देखिएगा 2025 में अगर आपसे पूछे कि 2025 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर। कौन भाई? जैनिक सिनर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता किस प्रसिद्ध शोध संस्थान से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर यहां पर आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर आप यहां पर दे सकते हैं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहां पर 50 प्रश्नों को कवर कर लिया है और ये सभी सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप लोग इनको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और जो कल रात में 8:30 बजे समान हिंदी की क्लास हुई थी उसको कर लीजिएगा। वो भी पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको करवाया गया था। तो अभी सारी चीजें आपको दी जाएंगी। और करंट अफेयर की क्लास को आप लोग छोड़िएगा नहीं, क्योंकि भाई 5 से 6 सवाल प्रश्न यहाँ से जो है करंट अफेयर से 5 से 6 सवाल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से कवर करना है जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया गया यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। हेल्प आपको यहां से मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। और अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया, भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ साथियों चीजों को तैयार किया जाता है और बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर जरूर लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। इन क्लासेस को आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।